गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे बेटा। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के 5th चैप्टर को, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज की इस क्लास में इस चैप्टर से रिलेटेड सभी माइनर और मेजर कॉन्सेप्ट्स को विद इन 10 to 15 मिनट्स के अंदर हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज के इस सेशन की एक धमाकेदार शुरुआत करते हैं और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर का सबसे पहला टर्म, जिसका नाम है बेटा सीक्वेंस। सर, ये सीक्वेंस क्या होता है? व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ सीक्वेंस? बच्चों, जब भी मैं इस सीक्वेंस को डिस्कस करने की कोशिश करता हूं तो मुझे इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है कि जब भी हम नंबर्स को किसी न किसी डेफिनेट पैटर्न या फिर किसी न किसी डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग अरेंज करने की कोशिश करते हैं, तब उस कंडीशन में हमेशा एक सीक्वेंस का फॉर्मेशन होता है। व्हेन वी ट्राई टू अरेंज द नंबर्स अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक रूल और अ स्पेसिफिक पैटर्न, देन ऑलवेज फॉर्म्स अ सीक्वेंस। अब इस बात को और बेहतर ढंग से समझाने के लिए मैंने यहां पर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स कंसीडर कर रखे हैं। इन तीनों अरेंजमेंट्स की हेल्प से आप शायद सीक्वेंस की डिफिनेशन को और भी बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। आइए बात करते हैं इस फर्स्ट अरेंजमेंट की। इस फर्स्ट अरेंजमेंट पे आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट टर्म के प्लेस पर बेटा 3 लिखा हुआ है, और 3 के बाद बेटा ये 6 हुआ, 6 के बाद 9 हुआ, 9 के बाद 12 हुआ, 12 के बाद 15 हुआ, 15 के बाद 18 हुआ। और अगर अब मैं आपसे पूछूं कि सर इस 18 के बाद इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट का नेक्स्ट अपकमिंग टर्म क्या होगा, तो आप सभी मुझे बहुत ही आसानी से तुरंत रिप्लाई करेंगे कि सर इस सीक्वेंस का, इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट का 18 के बाद जो नेक्स्ट अपकमिंग टर्म होगा वो 21 आएगा। ठीक है, आपने सर मुझे क्यों रिप्लाई कर दिया? क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस अरेंजमेंट को देखते ही समझ गए होंगे कि इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में नंबर्स किस डिफिनिट रूल या किस डिफिनिट पैटर्न के आधार पर अरेंज किए गए हैं। आप कहेंगे सर इस अरेंजमेंट के अंदर सारे के सारे 3 के मल्टीपल्स अवेलेबल है, तो अब आगे भी इस अरेंजमेंट में जो भी अपकमिंग टर्म्स आएंगे वो सभी भी 3 के मल्टीपल्स ही होंगे। 21 के बाद जो नेक्स्ट अपकमिंग टर्म आएगा बेटा वो 24 आएगा, और 24 के बाद जो नेक्स्ट अपकमिंग टर्म आएगा वो 27 आएगा। इस तरह से जितने भी अपकमिंग टर्म्स आएंगे वो टर्म्स भी 3 के मल्टीपल्स होंगे। तो यहां पर बेसिकली एक डिफिनिट पैटर्न, एक डिफिनिट रूल के अकॉर्डिंग नंबर अरेंज किए गए हैं, इसलिए इस अरेंजमेंट को हम एज अ सीक्वेंस कंसीडर करेंगे। इसी तरह अगर मैं इस दूसरे अरेंजमेंट की बात करूं तो इस दूसरे अरेंजमेंट के फर्स्ट टर्म के प्लेस पर बेटा 1 लिखा हुआ है, इसके बाद ये 4 हुआ, उसके बाद ये 9 आया, इसके बाद 16, इसके बाद 25, इसके बाद 36। और अगर अब मैं आपसे नेक्स्ट अपकमिंग टर्म इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट का पूछूं तो आप मुझे तुरंत रिप्लाई करेंगे कि सर नेक्स्ट अपकमिंग टर्म जो आएगा वो 49 होगा, इसके बाद नेक्स्ट अपकमिंग टर्म जो आएगा वो सर 64 होगा। आपने मुझे क्यों रिप्लाई कर दिया? क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस अरेंजमेंट को देखकर ये समझ चुके हैं कि इस अरेंजमेंट में नंबर किस डिफिनिट पैटर्न या फिर किस डिफिनिट रूल के अकॉर्डिंग अरेंज किए गए हैं। आप कहेंगे सर इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में सारे के सारे नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर अवेलेबल है, तो आगे भी अब जो नेक्स्ट अपकमिंग टर्म्स आएंगे वो सभी भी नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर ही होंगे। 1 बेटा 1 का स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर, 36 6 का स्क्वायर। इसके बाद जो स्क्वायर आएगा वो 7 का आएगा, फिर 8 का स्क्वायर आएगा, फिर 9 का स्क्वायर आएगा, फिर 10 का स्क्वायर आएगा। इस तरह से ये अरेंजमेंट आगे की तरफ प्रोसीड होता रहेगा। तो यहां भी एक डिफिनिट पैटर्न, एक डिफिनिट रूल के अकॉर्डिंग नंबर्स अरेंज किए गए हैं, इसलिए इसे भी हम एज अ सीक्वेंस कंसीडर करेंगे। सिमिलरली अगर मैं तीसरे अरेंजमेंट की बात करूं तो इस तीसरे अरेंजमेंट के फर्स्ट टर्म के प्लेस पर बेटा 1 लिखा हुआ है, इसके बाद सेकंड टर्म 8 हुआ, थर्ड टर्म 27, फोर्थ टर्म 64, फिफ्थ टर्म बेटा 125, सिक्स टर्म 216। और अगर अब मैं आपसे इसका नेक्स्ट अपकमिंग टर्म पूछूं कि सर नेक्स्ट अपकमिंग टर्म की वैल्यू क्या होगी, तो आप मुझे तुरंत रिप्लाई करेंगे कि सर नेक्स्ट अपकमिंग टर्म की वैल्यू 343 होगी। आपने मुझे तुरंत क्यों रिप्लाई दे दिया? क्योंकि आप इस अरेंजमेंट के नंबर्स को भी देखते ही समझ गए होंगे कि यहां पर किस डिफिनिट रूल या किस डिफिनिट पैटर्न के अकॉर्डिंग नंबर्स अरेंज किए गए हैं। आपने कहा कि सर इस अरेंजमेंट में जितने भी नंबर्स अवेलेबल हैं वो सभी नंबर्स नेचुरल नंबर्स के क्यूब हैं, तो नेक्स्ट अपकमिंग टर्म अब इस अरेंजमेंट के जितने भी आगे आएंगे वो सभी भी नेचुरल नंबर्स के क्यूब होंगे। यहां पर भी एक डिफिनिट पैटर्न, एक डिफिनिट रूल के अकॉर्डिंग नंबर्स अरेंज किए गए हैं, इसलिए इन तीनों अरेंजमेंट्स को और इस तीसरे वाले पर्टिकुलर अरेंजमेंट को भी हम एज अ सीक्वेंस कंसीडर करेंगे। आई होप आपको इतनी बात बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होगी। जहां कहीं भी कोई भी डिफिनिट पैटर्न आपको नंबर्स के अरेंजमेंट में देखने को मिल जाए या किसी भी डिफिनिट रूल के अकॉर्डिंग नंबर अरेंज करके रिप्रेजेंट किए गए हों आपके सामने, तब उस कंडीशन में आप नंबर्स के उस अरेंजमेंट को एज अ सीक्वेंस कंसीडर कीजिएगा। बेटा पैटर्न कुछ भी हो सकता है, अरेंजमेंट कुछ भी हो सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता, बट डिफिनिट पैटर्न या डिफिनिट रूल का होना आवश्यक है। और यहां पर डिफिनिट पैटर्न, डिफिनिट रूल हमें इन तीनों अरेंजमेंट्स में देखने को मिल रहा है, इसलिए इन तीनों नंबर्स के अरेंजमेंट्स को हम एज अ सीक्वेंस कंसीडर करेंगे। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट टर्म की, जिसके नाम पर इस पूरे के पूरे चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? बच्चों, जब भी मैं इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को डिस्कस करने की कोशिश करता हूं तो मुझे इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है कि एपी
एक ऐसी स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस होती है जिसके एवरी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट होता है। इट्स अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स वेयर द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। बच्चों ये भी एक सीक्वेंस होती है, इसे इन शॉर्ट हम लोग एपी के नाम से जानते हैं। शर्त क्या है कि इस सीक्वेंस के एवरी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। इस बात को समझने के लिए जरा इस सीक्वेंस को ध्यान से देखें। इस सीक्वेंस के फर्स्ट टर्म के प्लेस पे 6 लिखा हुआ है, सेकंड टर्म के प्लेस पे 10 है, थर्ड टर्म 14 है, फोर्थ टर्म 18 है, फिफ्थ टर्म 22 है, सिक्स टर्म 26 है, सेवन टर्म 30 है। अगर मैं इन सभी टर्म्स के बीच के डिफरेंस को कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच के डिफरेंस को, जैसे आप ध्यान से देखिए, अगर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बीच के डिफरेंस को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें बेटा प्रोवाइड होगा कितना, 4। 10 और 6 के बीच का डिफरेंस कितना होगा बेटा, 4 होगा। इसी तरीके अगर हम सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करें तो 14 और 10 के बीच का डिफरेंस हमें 4 प्रोवाइड होगा। इसी प्रकार अगर हम थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करें तो 18 और 14 के बीच का डिफरेंस भी हमें 4 प्रोवाइड होगा। सिमिलरली अगर हम फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करें तो 22 और 18 के बीच का डिफरेंस हमें 4 प्रोवाइड होगा। सिमिलरली अगर हम 26 और 22 के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी हमें 4 प्रोवाइड होगा। इसी प्रकार से 30 और 26 के बीच का डिफरेंस भी 4 प्रोवाइड होगा। तो आप देख रहे हैं किन्हीं भी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को मैं यहां से पिक कर रहा हूं, चाहे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस कैलकुलेट कीजिए तो भी 4 मिल रहा है, सेकंड और थर्ड के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट किया तो भी 4 प्रोवाइड हुआ, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट किया तो भी हमें वैल्यू 4 प्रोवाइड हुई, फोर्थ और फिफ्थ के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट किया तो 4 वैल्यू प्रोवाइड हुई। एवरी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमें यहां पर एक जैसा प्रोवाइड हो रहा है, हर जगह हमें डिफरेंस एक ही प्रोवाइड हो रहा है, 4 4 4 4। तो इस टाइप के सीक्वेंस को हम एज अ एपी कंसीडर करते हैं। अगर एक मिनट के लिए सोचिए, अगर यहां पर फर्स्ट और सेकंड टर्म के बीच का डिफरेंस 4 प्रोवाइड होगा और सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के बीच का डिफरेंस बेटा 9 प्रोवाइड होता, या फिर थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म के बीच का डिफरेंस 6 प्रोवाइड होता, तब उस कंडीशन पे हम कभी भी इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को एज अ एपी कंसीडर नहीं करते, या फिर इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को एज अ एपी कंसीडर नहीं करते। क्यों ये एपी कही जाएगी? क्योंकि हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या मिल रहा है, हर जगह एक जैसा प्रोवाइड हो रहा है, सेम कांस्टेंट प्रोवाइड हो रहा है। और जब हम एपी पढ़ते हैं तब इस कांस्टेंट डिफरेंस को, इस एक जैसे डिफरेंस को हम लोग एपी पढ़ते समय इसे कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। आप ध्यान से देखिए, कॉमन डिफरेंस इसे क्यों कहा गया? क्योंकि हर टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस एक जैसा ही तो प्रोवाइड हो रहा है, हर जगह एक ही वैल्यू तो डिफरेंस के रूप में हमें प्रोवाइड हो रही है, इसलिए एपी पढ़ते समय इस पर्टिकुलर डिफरेंस को हम लोग कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं या कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कॉमन डिफरेंस को हम लोग सिंपली डी से, स्मॉल डी से इंडिकेट करते हैं। और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमेशा याद रखिएगा, अगर आप फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हो तब उस कंडीशन में आप हमेशा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे। इट मींस A2 में से A1 माइनस होगा। अगर आप सिक्स टर्म और फिफ्थ टर्म के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तब उस कंडीशन में सिक्स टर्म में से फिफ्थ टर्म माइनस होगा। कभी A5 माइनस A6 मत करिएगा। कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करते समय हमेशा बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस करते हैं। इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है D इक्वल्स A2 माइनस A1, उसके बाद लिखा हुआ है A3 माइनस A2, उसके बाद लिखा हुआ है A4 माइनस A3। बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस किया है। और इन सभी के बीच में इक्वल का साइन इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये क्या है, कॉमन डिफरेंस है। A4 माइनस A3 की जो वैल्यू होगी वही बेटा A3 माइनस A2 की वैल्यू होगी, वही बेटा A2 माइनस A1 की वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे कॉमन डिफरेंसेस हैं, इसीलिए इन सभी के बीच में इक्वल्स का साइन लगा रखा है। आई थिंक ये बात भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होगी। ठीक, अब बेटा आगे चलते हैं। अब बेटा ध्यान से देखिए, अभी अभी जिस सीक्वेंस को मैंने कंसीडर किया था उस सीक्वेंस को लेकर एक क्वेश्चन मैं आपसे करूं, जवाब देंगे? आप ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इस पर्टिकुलर सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म बेटा 6 है, अगर मैं आपसे कहूं कि सर सेकंड टर्म की वैल्यू आपको 10 कैसे प्रोवाइड हुई, इस सेकंड टर्म की वैल्यू आपको 10 कैसे प्रोवाइड हुई, तो आप मुझसे कहेंगे कि सर जब इस फर्स्ट टर्म में हमने कॉमन डिफरेंस 4 को ऐड कर दिया तो हमें सेकंड टर्म की वैल्यू 10 प्रोवाइड हो गई। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इस सेकंड टर्म की, तो सेकंड टर्म के बाद हमें थर्ड टर्म की वैल्यू कैसे प्रोवाइड हुई, तो आप मुझसे कहेंगे कि सर जब इस सेकंड टर्म में एक बार फिर से हमने कॉमन डिफरेंस 4 को ऐड कर दिया तो हमें थर्ड टर्म की वैल्यू प्रोवाइड हो गई। फिर इसी तरह थर्ड टर्म में जब हमने एक बार फिर से कॉमन डिफरेंस की वैल्यू को ऐड कर दिया, इट मींस प्लस 4 कर दिया, तो हमें क्या प्रोवाइड हो गई, हमें फोर्थ टर्म की वैल्यू प्रोवाइड हो गई। इसी प्रकार से जब हमने फोर्थ टर्म में एक बार फिर से कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया, इट मींस 4 को ऐड कर दिया, तो हमें फिफ्थ टर्म की वैल्यू प्रोवाइड हो गई 22। तो कॉन्सेप्ट यहां से ये समझ में आया कि अगर किसी पर्टिकुलर एपी का हमें फर्स्ट टर्म प्रोवाइड है और उस पर्टिकुलर एपी का अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस प्रोवाइड है, तो इजीली हम एपी को चाहे जितना आगे तक ना जाने कितने टर्म्स तक प्रोसीड कर सकते हैं। इट मींस अपने
आप हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की हेल्प से एपी को बना सकते हैं कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स तक। ठीक, तो इसी कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए अब एक एपी मैं बनाने जा रहा हूं। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे मैंने क्या किया, मैंने एक एपी ली और एपी के फर्स्ट टर्म को ए कंसीडर कर लिया और कहा कि उस पर्टिकुलर एपी के कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो डी होगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म ए कंसीडर किया और कॉमन डिफरेंस को मैंने डी कंसीडर कर लिया। अब इस फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस डी की हेल्प से हम जो एपी फॉर्म करेंगे वो एपी हमें कुछ इस तरह से प्रोवाइड होगी। ध्यान से देखिए, वो एपी हमें कुछ इस तरह से प्रोवाइड होगी। जो कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई हो रहा था उसी कॉन्सेप्ट को हमने यहां भी अप्लाई किया। हमने सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखा, फर्स्ट टर्म लिखने के बाद इस फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस डी को ऐड किया तो हमें सेकंड टर्म प्रोवाइड हो गया। इसी प्रकार हमने सेकंड टर्म में एक बार फिर से कॉमन डिफरेंस को ऐड किया तो हमें थर्ड टर्म प्रोवाइड हो गया। सिमिलरली हमने थर्ड टर्म में एक बार फिर से कॉमन डिफरेंस को ऐड किया तो हमें फोर्थ टर्म प्रोवाइड हो गया। सिमिलरली हमने फोर्थ टर्म में एक बार फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो हमें फिफ्थ टर्म प्रोवाइड हो गया। इट मींस अगर हम कंटिन्यू कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाएं तो हमें नेक्स्ट अपकमिंग टर्म्स प्रोवाइड होते जाएंगे इस पर्टिकुलर एपी के। और ध्यान से देखिए, जब हमने इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इस एपी को बनाया तो हमें एपी की एक नई फॉर्म प्रोवाइड हुई जो ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d ए प्लस 4d एज सो ऑन, आगे इसी तरह से चलती रहेगी। और इस फॉर्म को ही बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नल फॉर्म ऑफ द एपी। बेटा इसी फॉर्म को हम लोग एपी की जर्नल फॉर्म के नाम से जानते हैं। आप हमेशा याद रखिएगा, कोई भी आपसे पूछ ले व्हाट इज द जर्नल फॉर्म ऑफ एन एपी तो आप बताइएगा कि सर ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d ए प्लस 4d एज सो ऑन। बेटा यही एपी की जर्नल फॉर्म होती है। ये हमने इस कॉन्सेप्ट से बनाई है, हमने तो कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने देखा कि क्या हो रहा है सीक्वेंस में, कौन सी प्रोसेस चल रही है, तो उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग मैंने फर्स्ट टर्म बेटा एपी का ए कंसीडर कर लिया और कॉमन डिफरेंस डी कंसीडर कर लिया और इसके बिहाफ पे मैंने एक एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर जर्नल फॉर्म बना डाली। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब ध्यान से देखिए, इस जर्नल फॉर्मेट में अगर मैं बात करूं, फर्स्ट टर्म को बेटा हम लोग डिनोट करते हैं a1 से और इस जर्नल फॉर्मेट में a1 की वैल्यू बेटा a है। ठीक है बेटा, सेकंड टर्म को हम लोग a2 से डिनोट करते हैं और अभी अभी आपने देखा कि a2 की वैल्यू बेटा a प्लस डी है। थर्ड टर्म को हम लोग a3 से डिनोट करते हैं और आपने देखा कि जर्नल फॉर्मेट में a3 की वैल्यू a प्लस 2d के इक्वल है। फोर्थ टर्म को हम लोग a4 से डिनोट करते हैं और आपने देखा कि फॉर्मेट में फोर्थ टर्म की वैल्यू a प्लस 3d के इक्वल है। फिफ्थ टर्म को बेटा a5 से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू बेटा a प्लस 4d के इक्वल है। ये अभी अभी आपने जर्नल फॉर्मेट में देखा, दिस इज a1, दिस इज a2, दिस इज a3, दिस इज a4, दिस इज a5 और आगे जो नेक्स्ट टर्म आएंगे अपकमिंग टर्म वो a6, a7, a8 इस तरीके से आते चले जाएंगे। तो हमने इसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म इन सभी को यहां पर लिख लिया। अब बेटा एक बात और समझिए ध्यान से। आप एक बात देखिए, एक चीज को आपने पता नहीं नोटिस की कि नहीं नोटिस की, मैं आपको बताता हूं। आप ध्यान से देखिए, मैंने यहां पर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म जो भी जितने भी टर्म्स लिखे हुए हैं, इन टर्म्स में एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। आप ध्यान से देखिए, पता नहीं आपने ऑब्जर्व किया कि नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इस फिफ्थ टर्म की बात करूं तो इस फिफ्थ टर्म को हमने a5 से डिनोट किया जिसकी वैल्यू a प्लस 4d के इक्वल है। इस फिफ्थ टर्म के LHS साइड में a के नीचे बेटा यहां पर 5 लिखा हुआ है और RHS साइड में बेटा d का कोफिशिएंट क्या है, 4 है। मतलब यहां पर LHS साइड में a के नीचे 5 लिखा हुआ है और RHS साइड में d का कोफिशिएंट क्या है, 4 है। एक बात तो ये समझ में आई। इसी प्रकार अगर मैं फोर्थ टर्म की बात करूं तो फोर्थ टर्म में LHS साइड में a के नीचे 4 लिखा हुआ है और RHS साइड में d का कोफिशिएंट बेटा क्या है, 3 है। इसी प्रकार अगर मैं थर्ड टर्म की बात करूं तो LHS साइड में यहां a के नीचे बेटा 3 लिखा हुआ है बट RHS साइड में d का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। आप एक बात समझ पा रहे हैं, ध्यान से देखिए, अगर यहां पर 5 लिखा हुआ है तो d का कोफिशिएंट क्या है, इससे ठीक एक कम यानी 4। अगर यहां पर 4 लिखा हुआ है तो d का कोफिशिएंट क्या है, इससे एक ठीक कम, इट मींस यहां पर 3 है। अगर यहां पर 3 लिखा हुआ है तो d का कोफिशिएंट क्या है, इससे एक कम, इट मींस 2। तो अगर मैं एक सेकंड के लिए a के नीचे यहां पर n लिख दूं तो यहां पर d का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बेटा, n से एक कम, इट मींस n माइनस 1। और बेटा जब हमने ऐसा किया तो हमें एक नया टर्म प्रोवाइड हुआ, an इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इसी नए टर्म को हम लोग जर्नल टर्म ऑफ द एपी कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं, जर्नल टर्म ऑफ द एपी। आप देख रहे होंगे मैं कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तो बस कॉन्सेप्ट निकालते चले जा रहा हूं। मैंने आपको जनरल टर्म नहीं पढ़ाया, मैंने आपको बस इन्हीं के आधार पर मुझे जो चीज समझ में आई मैंने उसी के अकॉर्डिंग एक नई चीज यहां पर रख दी। भाई यहां पर 5 है तो यहां पर 4 है, यहां पर 4 है तो यहां पर 3 है, यहां पर 3 है तो यहां पर 2 है, यहां पर 2 है तो यहां पर d का कोफिशिएंट 1 है। तो अगर एक मिनट के लिए मैं यहां पर n रख दूं तो यहां पर राइट हैंड साइड में d का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इससे ठीक एकम n माइनस 1। और जब ऐसा किया तो मुझे एक नया टर्म प्रोवाइड होगा, हो गया an इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इसी टर्म को हम लोग जर्नल टर्म ऑफ द एपी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कुछ किताबों में इसे कुछ लोग nth टर्म ऑफ द एपी भी कहते हैं। या तो जनरल टर्म ऑफ द एपी के नाम से ये टर्म जाना जाता है या तो nth टर्म ऑफ द एपी के नाम से इस टर्म को हम लोग जानते हैं। अब आप कहेंगे सर इस पर्टिकुलर टर्म का यूज क्या है। ये बेसिकली एक ऐसा फॉर्मूला होता है जिसकी हेल्प से हम किसी भी दी हुई एपी के किसी भी पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू को रैंडमली फाइंड आउट कर सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, जैसे मैं आपसे कह दूं कि सर ये एक एपी है, ये एक एपी है, ठीक है, जिसका फर्स्ट टर्म 11 है, सेकंड टर्म 21 है, थर्ड टर्म 31 है, फोर्थ टर्म 41 है, फिफ्थ टर्म 51 है, सिक्स टर्म बेटा x है, सेवन टर्म 71 है, एट टर्म 81 है, नाइन टर्म 91 है। ये एक क्या है, एपी है, ठीक है। और इस एपी का फर्स्ट टर्म बेटा क्या है, 11 है और इस एपी के
एवरी टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो कितना है, डी है। मैंने आपको एक एपी प्रोवाइड कर दी और इस एपी का फर्स्ट टर्म आप देख रहे होंगे 11 है और कॉमन डिफरेंस कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का जो है वो क्या है, वो बेटा 11 है। कितना है, वो बेटा 10 है, सॉरी मैं 11 बोल रहा हूँ, 10 है, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि सर इस पर्टिकुलर एपी के इस टर्म की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ये जो यहां पर बाकी सारे टर्म्स की वैल्यू तो हमें प्रोवाइड है, हमें बेटा ध्यान से देखिए इस x की वैल्यू प्रोवाइड नहीं है, हमें इस x की वैल्यू यहां पर नहीं प्रोवाइड है। तो अगर मैं कहूं कि सर इस x की वैल्यू क्या होगी, तो क्या आप बता पाएंगे? आप बिल्कुल बता पाएंगे। इसके दो तरीके हैं। कैसे? एक तरीका तो ये है कि आप क्या करेंगे, आप इस x को देखेंगे ये x किस नंबर के पोजीशन पर है। आप ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूं 11, ये तो बेटा फर्स्ट टर्म होगा, 21 सेकंड टर्म, 31 थर्ड टर्म, 41 फोर्थ टर्म, 51 फिफ्थ टर्म, x जो है वो 6 टर्म है, यानी x क्या है, x बेटा a6 है। x क्या है, a6 की वैल्यू क्या है, यहां पर x दी हुई है और हमें यही वैल्यू निकालनी है। तो एक तरीका तो ये है, आप क्या करेंगे, आप फर्स्ट टर्म आपको पता है और कॉमन डिफरेंस पता है, आप जब 11 में इस फर्स्ट टर्म में आप कॉमन डिफरेंस 10 ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा बेटा, कॉमन डिफरेंस 10 ऐड करने पर क्या मिल जाएगा, सेकंड टर्म मिला 21। फिर एक बार आप क्या करेंगे, आप इस सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस 10 ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 31। फिर से एक बार इस थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस 10 ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, 41। फिर से एक बार इस 41 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, 51। और जब आप इस 51 में फिर से एक बार कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे बेटा, यानी इट मींस 10 ऐड कर देंगे तो आपको इस पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू कितनी प्रोवाइड हो जाएगी, इस पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू 61 प्रोवाइड हो जाएगी। लेकिन आपको वैल्यू तो प्रोवाइड हो गई, लेकिन बेटा सच कहूं तो ये थोड़ा सा टाइम टेकन है, इसमें थोड़ा सा आपको समय लगेगा। ऐसा क्या कोई तरीका नहीं है कि डायरेक्ट इस a6 की वैल्यू प्रोवाइड हो जाए, बिल्कुल तरीका है। डायरेक्ट किसी भी टर्म की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए जर्नल टर्म बनाया गया है, उस जर्नल टर्म की हेल्प से हम डायरेक्टली किसी भी पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें आपको समय लगेगा। अभी चलिए ये फिफ्थ टर्म था, सिक्स्थ टर्म था, तो आपने आराम से निकाल लिया, प्लस करते 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 कॉमन डिफरेंस को प्लस करते करते। लेकिन जब आपसे बहुत बड़ा कोई बहुत आगे कोई टर्म पूछ लिया जाएगा, 98 टर्म की वैल्यू पूछ ली जाएगी, 88 टर्म की वैल्यू पूछ ली जाएगी, ठीक है, 78 टर्म की वैल्यू पूछ ली जाएगी, तो क्या आप यही करते रहेंगे सारा दिन? नहीं बेटा, इसमें समय वेस्ट होगा। तो इस समय को बचाना है। जब इस तरह की कंडीशन हो तब आप nth टर्म वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे या फिर आप जनरल टर्म वाले फॉर्मूले का यूज करके उस पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू जो आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब कैसे निकालेंगे, ध्यान देखिए। अब बेटा इस x को नोटिस कीजिए, यहां पे भी दो कॉन्सेप्ट बनेंगे। इस x की वैल्यू आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? आप ध्यान से देखिए, अगर हम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द एपी की बात करें, अगर हम इस साइड से शुरुआत से बात करें तो x बेटा किस नंबर की पोजीशन पर लिखा हुआ है, x बेटा इस एपी का 6 टर्म है। अगर हम शुरुआत से बात करें, अगर हम स्टार्टिंग की बात करें, अगर हम यहां से बात करें स्टार्टिंग से बात करें तो x क्या है, x बेटा 6 पोजीशन पर लिखा हुआ है, x 6 पोजीशन पे लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम फ्रॉम द लास्ट बात करें, फ्रॉम द लास्ट मतलब इस साइड से बात करें, जब फ्रॉम द बिगिनिंग बात करेंगे तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे, लेकिन फ्रॉम द लास्ट बात करेंगे तो राइट टू लेफ्ट चलेंगे। तो अगर मैं बात करूं बेटा, अगर मैं बात करूं फ्रॉम द लास्ट, तो फ्रॉम द लास्ट आप ध्यान से देखिए 1 2 3 4, अगर फ्रॉम द लास्ट की बात की जाए तो x फोर्थ टर्म है। फ्रॉम द लास्ट में x क्या है, x फोर्थ पोजीशन पर लिखा हुआ है, x फोर्थ पोजीशन पर लिखा हुआ है। तो दो तरीके से इसकी वैल्यू फाइंड आउट किया सकती है, या तो आप फ्रॉम द बिगिनिंग निकाल सकते हैं या तो आप फ्रॉम द लास्ट निकाल सकते हैं। जब आप फ्रॉम द बिगिनिंग इसकी वैल्यू निकालेंगे तो a6 के हिसाब से निकालेंगे, और जब फ्रॉम द लास्ट आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो a4 के हिसाब से निकालेंगे। आप ध्यान से सुनिएगा, जब फ्रॉम द बिगिनिंग आपको निकालना हो तब आप जब फ्रॉम द बिगिनिंग आपको किसी भी पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू निकालना हो तब आप इस फॉर्मूले का यूज कीजिएगा। तब आप क्या करेंगे, तब आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का यूज करेंगे, an इक्वल्स a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पर n क्या होगा, वो पर्टिकुलर टर्म होगा जिसकी वैल्यू आपको रैंडमली फाइंड आउट करनी है। a1 बेटा फर्स्ट टर्म होगा जिसे a से इंडिकेट करते हैं, n क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उस एपी में, जितने नंबर ऑफ टर्म्स अवेलेबल होंगे n के प्लेस पे आप वो रखेंगे, और d क्या होगा, कॉमन डिफरेंस आपको पता है। जब फ्रॉम द बिगिनिंग पूछा जाए, ये फ्रॉम द बिगिनिंग की मैं बात कर रहा हूं, फ्रॉम द बिगिनिंग शुरुआत से, ठीक। बट अगर फ्रॉम द लास्ट आपसे टर्म की वैल्यू पूछ ली जाए कि भाई अंत से इस पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू निकालो, इस पर्टिकुलर x की वैल्यू निकालो, तो अंत से तो ये फोर्थ पोजीशन पे है ना, तब फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी बेटा, तब उस कंडीशन पे आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, an इक्वल्स l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पर l क्या होगा बेटा, l क्या होगा, l बेटा लास्ट टर्म होगा। l क्या होगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, जहां पर l क्या होगा, l को बेटा हम लोग कहेंगे लास्ट टर्म। मैं यहां पर लिख देता हूं, l क्या होगा, लास्ट टर्म, ये मैंने यहां पर लिख दिया लास्ट टर्म, ठीक है। ठीक है, l से यानी लास्ट टर्म में से n माइनस 1 इंटू डी को हम लोग माइनस कर देगा, और nth क्या होगा, n क्या होगा, n वही पर्टिकुलर टर्म होगा जिसकी वैल्यू आप निकालना चाह रहे हैं। मैम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन एपी, भैया आपको कोई एक एपी प्रोवाइड कर दी जाए जिसका फर्स्ट टर्म a1 हो, सेकंड टर्म a2 हो, थर्ड टर्म a3 हो, फोर्थ टर्म a4 हो, फिफ्थ टर्म a5 हो, और अंतिम टर्म यानी nth टर्म लास्ट टर्म, ठीक है, क्या हो, an हो, तो और आपसे कह दिया जाए कि इन सभी टर्म्स का सम फाइंड आउट कीजिए। तो मैथमेटिकली सम को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे भाई, अगर इनके बीच का सम फाइंड आउट करना है तो आप a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 प्लस a6 डॉट प्लस an, इस तरीके से आप उसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब बेटा कैसे फाइंड आउट किया जाए, क्या इसके लिए भी कोई फॉर्मूला है, क्या तरीका है बेटा? हाँ, आप अगर ऐसे कैलकुलेटर या फिर उंगलियों में सॉल्व करेंगे या फिर उंगलियों में काउंट करने की कोशिश करेंगे तो आपको समय लगेगा। आप मान लीजिए 1000 टर्म आपको दे दिए गए तो आप उंगलियों से काउंट ही करने में लगे हुए हैं, सुबह से हो जाएगी बेटा शाम। तो कैसे, कोई क्या आसान तरीका है, कोई आसान मेथड है? बिल्कुल है बेटा। इसके सम को फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट nth टर्म के सम को आप जब भी फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो आप
उसके लिए इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का यूज कीजिएगा, Sn इक्वल्स n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, फर्स्ट एंड टर्म का सम फाइंड आउट करने के लिए ये पर्टिकुलर फॉर्मूला बनाया गया है। इस पर्टिकुलर फॉर्मूले की हेल्प से आप फर्स्ट एंड टर्म का सम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। जहां पर n क्या होगा, n बेटा नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। n क्या होंगे बेटा, n बेटा नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। मैं यहां पे लिख देता हूं n क्या होंगे, n बेटा नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। ठीक है, d आपको पता है, d बेटा क्या होगा, d बेटा होगा कॉमन डिफरेंस। d बेटा क्या होगा, d बेटा होगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और a क्या होगा बेटा, a क्या होगा बेटा, a होगा फर्स्ट टर्म। a बेटा क्या होगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दी हैं, ये सारी चीजें आपको पता भी होंगी। ठीक है, तो इसकी हेल्प से, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले की हेल्प से आप इजीली क्या निकाल सकते हैं, फर्स्ट एंड टर्म का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, एक फॉर्मूला बेटा इसमें और है, एक फॉर्मूला इसमें और है। फर्स्ट एंड टर्म का सम निकालने के लिए आप या तो इस फॉर्मूले का यूज कीजिए या तो इस फॉर्मूले का यूज कीजिए। ठीक है, Sn इक्वल्स n/2 इन ब्रैकेट a प्लस an, या तो इससे निकालिए या तो इससे निकालिए, आंसर आपको दोनों में एक ही प्रोवाइड होगा। अब बात करते हैं बेटा अर्थमेटिक मीन की, जिसे इन शॉर्ट हम लोग am के नाम से भी जानते हैं। सर ये अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अगर मैं अर्थमेटिक मीन की बात करूं बेटा, तो इट्स अ सिंपल एवरेज ऑफ अ गिवन सेट ऑफ नंबर्स। भैया आपको नंबर्स का कोई एक सेट दे दिया जाए, उसमें 10-20 नंबर अरेंज करके आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिए जाए और आपसे उसका am पूछा जाए, इट मींस अर्थमेटिक मीन पूछा जाए, तब कुछ नहीं करना आपको सिंपल एवरेज वाला जो फॉर्मूला होता है, आपने एवरेज निकालना भी सीखा होगा। एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल द टर्म्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। इस फॉर्मूले का यूज करके सिंपल एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज क्यों निकालेंगे? क्योंकि स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं कि इट्स अ सिंपल एवरेज ऑफ अ गिवन सेट ऑफ नंबर। तो हम लोग अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए सिंपली क्या करेंगे, एवरेज वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। यही बेटा अर्थमेटिक मीन के इक्वल हो जाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इतना कुछ वो नहीं करना। अब एक कॉन्सेप्ट और याद रखिएगा, अगर कोई 3 नंबर, ये चूंकि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में इसका यूज होता है इसलिए आपको पता होना चाहिए। अगर कोई 3 नंबर बेटा, कोई 3 नंबर मान लीजिए x, y और z हैं, और अगर ये तीनों नंबर बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं, अगर कोई 3 नंबर हैं और वो बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, मतलब एपी की फॉर्म में लिखे हुए हैं। एपी की फॉर्म कैसे पता करोगे, कैसे जानोगे एपी में है कि नहीं है, कैसे जानोगे बेटा, यहां लिखा x, यहां लिखा बेटा कॉमा y, यहां लिखा बेटा कॉमा z। कैसे जानोगे 3 नंबर एपी में है? कुछ नहीं करना है बेटा, आपको सिंपल जितना डिफरेंस बेटा इस x और y के बीच का होना चाहिए, उतना ही डिफरेंस बेटा y और z के बीच में होना चाहिए। अगर बेटा ये आपको डिफरेंस इक्वल मिलता है 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में, तो डेफिनेटली x, y और z क्या होंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। तो वही कहा गया कि अगर कोई 3 नंबर x, y, z हैं और वो अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, इट मींस इन तीनों के बीच एवरी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है, इक्वल है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तब उस कंडीशन में जो मिडिल टर्म होगा बेटा y, उसकी वैल्यू बेटा x प्लस जेड अपॉन 2 के इक्वल होगी। आप मिडिल टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म बेटा x प्लस जेड बाई 2 के इक्वल होता है। ठीक है, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, मिडिल टर्म क्या है, y है, इसकी वैल्यू x प्लस जेड बाई 2 के इक्वल होगी। ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में काम आता है, इसलिए इसे आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब कभी कभी आपसे बेटा नेचुरल नंबर, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम पूछ लिया जाएगा। आपको बहुत सारे नंबर्स दे दिए जाएंगे कुछ इस तरीके से, भैया 1, आपको कुछ बहुत सारे नंबर्स दे दिए जाएंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे बेटा 1 लिख दिया गया, यहाँ पे 2 लिख दिया गया, यहाँ पे 3 लिख दिया गया, यहाँ पे 4 लिख दिया गया, यहाँ पे 5 लिख दिया गया, 6 लिखा गया, 7 लिखा गया, 8 लिखा गया, 9 लिखा गया, डॉट 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 मान लीजिए 50 लिख दिया गया। यहाँ क्या लिख दिया गया, 50 लिख दिया गया। ठीक है, 50 लिख दिया। आपसे कहा गया 1 से लेकर के 50 तक के नंबर्स का, 1 से लेकर के 50 तक के नंबर्स का आप क्या निकालिए, सम निकालिए। तो 1 से लेकर के 50 तक का जब आप सम निकालने की कोशिश करेंगे, तो पहले तो ये देखिए 1 से लेकर के 50 तक के जितने भी नंबर दिखे ये बेसिकली हैं क्या, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे बेटा नेचुरल नंबर्स हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। तो जब भी आपको नेचुरल नंबर्स का सम निकालना हो, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम निकालना हो, तब उस कंडीशन में आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का यूज कीजिएगा, Sn इक्वल्स n ब्रैकेट के अंदर n प्लस 1/2। ये नेचुरल नंबर्स के सम को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला बनाया गया है, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। इजीली आप तुरंत इस फॉर्मूले की हेल्प से नेचुरल नंबर्स का सम निकाल सकते हैं। यहां पर n क्या होगा, n नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। ठीक है, अपॉन में 2 कर देना है, n की वैल्यू, n प्लस 1 की वैल्यू निकालो, दोनों को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखो न्यूमरेटर में, अपॉन में 2 कर दो, आपको इजीली फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम प्रोवाइड हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन यहां से भी पूछा था, इसे भी समझिए। कभी कभी आपको n टर्म्स का बेटा फर्स्ट n टर्म्स का सम दे देगा और n-1 टर्म्स का भी सम प्रोवाइड कर देगा। आपको n-1 टर्म्स का सम और n टर्म्स का सम प्रोवाइड कर दिया जाएगा क्वेश्चन में, और आपसे डायरेक्टली इस nth टर्म की वैल्यू पूछ ली जाएगी। तब उस कंडीशन पे आप क्या करेंगे, nth टर्म की वैल्यू को डायरेक्ट वे में फाइंड आउट करने के लिए आप सिंपली इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, an इक्वल्स Sn माइनस Sn-1। आपको कुछ नहीं करना, आपको nth टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप n टर्म्स के सम में से n-1 टर्म्स के सम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपको डायरेक्टली nth टर्म की वैल्यू प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला बनाया गया, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसलिए बता रहा हूं। आई थिंक आपको सारी की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक,
तो बच्चों इस पर्टिकुलर चैप्टर में जहां जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, जहां जहां से क्वेश्चंस आने की उम्मीद होती है, उन सभी कॉन्सेप्ट्स को विद इन 15 मिनट्स में 20 मिनट्स में मैंने कवर करने की कोशिश की है। आई थिंक आपको सारे कॉन्सेप्ट, सारे माइनर और मेजर कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर इतना सब कुछ बताने के बाद भी आपके माइंड में किसी भी तरह का, किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर के, किसी भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करिएगा, मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म करिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो डेफिनेटली चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, और पेज को फॉलो करिएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मस्त रहिए, सत श्री अकाल, आदाब, थैंक यू वेरी मच।